वेलकम टू कॉमर्स जीनी। मेरा नाम है पीयूष जैन और सीरीज में हम लोग सीए इंटरमीडिएट की चैप्टर वाइज केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 की केस स्टडी जो आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। तो इस केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है? इस केस स्टडी में लिखा है, सन स्टील लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेराइटी ऑफ स्टेनलेस स्टील हाउस होल्ड आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम हॉट पॉट, प्रेशर कुकर, कटलरी सेट, बॉटल्स टू सर्विंग ट्रेज। तो ये हाउस होल्ड जो कटलरी है वो बनाने वाली कंपनी है। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली। दिल्ली में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। इट्स प्लांट एट रायगढ़, अ सिटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में इनका प्लांट है, दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड its manufacturing activities by setting up two new plant in Raipur district of the state। तो अब ये कंपनी प्लान कर रही है, अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुए। क्या प्लान कर रही है? कि हम दो नए प्लांट लगाना चाहते हैं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसी प्लानिंग चल रही है कंपनी की। फॉर दिस पर्पस द कंपनी ऑल्सो रेज फंड्स बाय मेकिंग फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो कंपनी ने एक फॉलो अप आईपीओ जैसा ही शेयर इशू किए हैं, इसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। RK Maheshwari and Company and Associates are the statutory auditor of the company since year 2021। The engagement team consists of 5 members। इसमें एक सीए है एज द एंगेजमेंट पार्टनर, जो टीम लीडर है। उसके अलावा एक सीए और है, सीए मधु एज द सीनियर एसोसिएट। एंड 3 आर्टिकल हैं, अमन, चैतन्य एंड दीपेश। अब ऑडिटिंग के वक्त क्या ध्यान रखना है, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द कंपनी रेज्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 5 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। द शेयर्स विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज। तो 5 रुपए प्रीमियम है। प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। द कंपनी हैज द रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ 2 करोड़ कंप्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। सीए रमन जो टीम लीडर हैं डायरेक्टेड सीए मधु टू वेरीफाई इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन डिटेल, गिविंग स्पेशल कंसिडरेशन टू द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओहो सर, क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहीं भी यूटिलाइज हो सकता है? नहीं बेटा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के यूटिलाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, केवल वहीं यूज हो सकता है। आगे लिखा है, द ऑडिट एंगेजमेंट टीम डिस्कस्ड with the management about the performance of company during the year under consideration। तो भाई पिछले साल परफॉर्मेंस कैसी रही है? To this the management told the engagement team that the company is performing very well and the company has doubled its revenue। सर डबल कैसे हो गया रेवेन्यू? प्लांट तो अभी तक नए लगे ही नहीं है, पुराने ही प्लांट पे सामान बन रहा है, अचानक से रेवेन्यू डबल कैसे हो गया? जब आप नया प्लांट लगाते हैं, नया प्रोडक्शन करते हैं, तब तो रेवेन्यू डबल हो सकता है। लेकिन यहां पर कुछ कुछ फ्रॉड की बदबू आ रही है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक कंपनी चल रही है, उसका एक प्लांट है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कई सालों से। ये लोग प्लान कर रहे हैं नया प्लांट लगाने के लिए, शेयर इशू इन्होंने किए हैं, और पुराने नया प्लांट लगा नहीं है, और पुराने प्लांट में अचानक जिस साल शेयर इशू हुए उसी साल इनका रेवेन्यू डबल हो गया। अब बताइए बेटा, क्या आपको ये जेन्युइन लग रहा है? अपेरेंटली नहीं। लेकिन जब तक हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते, हम चीजों को सही या गलत नहीं बोलते। लेकिन हाँ, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर जरूर है। The management of the company also told the auditor that during the year the company has made majority of its sale on credit basis। ओहो, अब ये सेल बढ़ी तो भी बढ़ी कैसे? उधार में सामान बेचा। बेटा यही सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं। आप फटाफट से डेटर्स टू सेल्स एंट्री कर देते हैं, सेल्स बढ़ा देते हैं, अगले साल रिवर्स एंट्री हो जाती है, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। एक्चुअल में कोई सामान हमारे गोडाउन से बाहर जाता ही नहीं, क्योंकि सामान है ही नहीं। तो यहां पे हमारे साथ हो सकता है ये गड़बड़ हुई हो, पर चेक करेंगे तो पता चलेगा। आगे लिखा है, सीए रमन डायरेक्टेड मिस्टर अमन टू सेंड बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डेटर्स हैविंग बैलेंस एक्सीडिंग 1 लाख। बिल्कुल एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे टाइम पर करना चाहिए। During the course of audit, CA Raman, Chetan and Deepesh also visited the power plants in Raigad to get a detailed understanding of manufacturing process। बिल्कुल, क्या प्रोडक्शन बढ़ा था? अगर रेवेन्यू डबल हुआ है तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए एग्जिस्टिंग प्लांट में। तो क्या प्रोडक्शन बढ़ा था? ये चेक करने गए हैं। द टीम परफॉर्म्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ इन्वेंट्री।
तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, रेशियोज ट्रेंड्स अप्लाई कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि भाई ये सेल्स बढ़ी कैसे है। मोर स्पेसिफिकली चैतन्य कलेक्टेड द रिपोर्ट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ स्टॉक दैट इज रॉ मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ स्टॉक। टोटल स्टॉक में रॉ मटेरियल कितना परसेंट है, पहले कितना था, अब कितना है। तो स्टॉक का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें रॉ मटेरियल कितना है, डब्ल्यूआईपी कितना है और फिनिश गुड्स कितना है, इसका ये रेशियो निकालना चाहते हैं। एंड कंपेयर द सेम विद द डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर। बहुत अच्छा काम है, बहुत सही चेकिंग है ये। सीए रमन एंड चैतन्य देयर आफ्टर डिस्कस द रीजंस फॉर द वेरिएशंस विद द मैनेजमेंट। तो इनको कुछ वेरिएशंस मिले हैं और ये इन्होंने मैनेजमेंट से डिस्कस भी किए हैं। देखिए, अगर आप रियल ऑडिट भी कर रहे हैं तो ये ऑडिट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है। ऑडिट में जब भी आप ऑडिट में जाएं और रेवेन्यू में अगर सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो आपको ये कॉम्पोजिशन एनालिसिस रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का जरूर करना चाहिए। आगे लिखा है, ऑल्सो while considering the presentation and disclosure requirement as per schedule 3 to the companies act, CA Madhu discussed with CA Raman the disclosure with respect to the following account balances। तो कुछ हमारे पास बैलेंसेस हैं। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली थी लेकिन अब उसकी मेच्योरिटी आ गई है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जब मेच्योर होने लगती है तो उसको हटाकर कहाँ ले लेते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म लोन से करंट लायबिलिटीज में ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, तो हमने फाइनेंस लीज पर कोई अगर सामान ले रखा है तो उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, हम तो अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, तो ये दोनों हमारे लिए करंट लायबिलिटीज का, अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं शेड्यूल 3 में। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस ओवरऑल केस स्टडी के बेस पर देखते हैं क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पूछ रहे हैं क्या चीज सही नहीं है, देखते हैं क्या सही नहीं है। वेयर ए कंपनी इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम whether for cash or otherwise, the sum equal to aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to securities premium account। हमने कहा तो बिल्कुल सही है। The securities premium account can be applied by the company in paying up unissued equity share of the company to be issued to the members of the company as fully paid bonus share। क्या securities premium account के बैलेंस से बोनस शेयर पे हो सकता है? बिल्कुल पे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। The securities premium account cannot be applied by the company in writing of the expenses or the commission paid or discount allowed on any issue of equity share of the company। ये बात गलत हो गई बेटा। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या एक्सपेंसेस जो होते हैं शेयर इश्यू के, वो राइट ऑफ किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कैन नॉट बी अप्लाइड, ये गलत हो गया। तो हमारे लिए क्योंकि पूछा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो सी इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। डी फिर भी पढ़ लेते हैं। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी अप्लाइड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज। बिल्कुल, बायबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टेक्निकली किसी किसी सिचुएशन में काम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व। इसमें से कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है? अरे सर, ये तो देखते ही हम पहचान गए। जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व नहीं होता, जनरल रिजर्व तो रेवेन्यू रिजर्व होता है। ऐसे जो भी रिजर्व जिनमें से डिविडेंड दिया जा सकता है वो सब हमारे लिए रेवेन्यू रिजर्व होते हैं। बाकी तीनों कैपिटल रिजर्व हैं, डी जो है वो रेवेन्यू रिजर्व है। तो इसका सही आंसर रेवेन्यू रिजर्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये स्टेटमेंट है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए। तो कंफर्मेशन एज वेल एज अनडिलीवर्ड लेटर्स should be given or returned to the auditor and not to the client। बिल्कुल बेटा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन की लेटर्स लिख रहे हैं तो दिस कम्युनिकेशन विद द थर्ड पार्टी शुड बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्या होना चाहिए बेटा? डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी के साथ होने वाला कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं तो उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम अच्छा नहीं बोलते, वो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है ये हमेशा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। When no reply is received, अब हमने थर्ड पार्टी को चिट्ठी लिखी कंफर्मेशन की, उसने रिप्लाई नहीं किया, नो रिस्पॉन्स, द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द बैलेंस। बिल्कुल ठीक बात है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं।
सर इसमें सी वाला ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल बेटा यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है मिस्टर चैतन्य performed which of the following analytical procedure to obtain an audit evidence with respect to overall reasonableness of purchase quantity and price of raw material। अब बताओ मिस्टर चैतन्य ने किया क्या था। सर मिस्टर चैतन्य ने टोटल स्टॉक में से रेशियो निकाला था रॉ मटेरियल का, कि स्टॉक में रॉ मटेरियल कितना है। अब ये स्टॉक में रॉ मटेरियल कितना है, ये 20% है, 30% है, 40% है, कितना है। टोटल स्टॉक में होता है रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, इनमें कितना परसेंट रॉ मटेरियल है, ये चेक करना क्या होता है। क्या इसको कंजम्पशन एनालिसिस बोलते हैं? नहीं सर, कंजम्पशन तो कंज्यूम का रेशियो होता है। क्या इसको स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस बोलते हैं? बिल्कुल बेटा, इसी को स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस बोलते हैं, कि स्टॉक में क्या क्या कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, उनके परसेंटेज क्या हैं, उनके परसेंटेज में कोई चेंज हो रहा है क्या, ये होता है स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस। तो ये हमारे लिए सही आंसर है, मिस्टर चैतन्य ने स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस परफॉर्म किया। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अरे बाप रे, बार बार पूछते हैं नॉट करेक्ट, और ये पढ़ने में गड़बड़ होगी तो बच्चे करेक्ट वाला टिक कराते हैं। तो नॉट करेक्ट पूछा है, with respect to the disclosure requirement of Schedule 3 of the Companies Act, current maturities of long-term borrowings is to be disclosed under the head long-term borrowing। अरे बेटा यही गलत हो गया, पहला ही नॉट करेक्ट है, ये हमारे पास गलत हो गया। बताओ बेटा करंट मैच्योरिटीज कहां लिखी जाती है? सर हमने बैलेंस शीट पढ़ी है, अगर लॉन्ग टर्म लोन है लेकिन वो लोन इसी साल मैच्योर हो रहा है तो वो होती है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसको हम करंट लायबिलिटीज में लिखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हटा देते हैं। वो जब तक दूर थी उनकी मैच्योरिटी तब तक वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उसके बाद उनको करंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज किया जाता है। तो ये पहला वाला ही आंसर इसका नॉट करेक्ट में सही आ जाएगा। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं बाकी के ऑप्शन। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज इज डिस्क्लोज्ड इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू अंडर द हेड करंट लायबिलिटी, बिल्कुल अक्रूड इंटरेस्ट है, चाहे वो ड्यू हो चाहे ना हुआ हो। अगर अक्रूड इंटरेस्ट है तो वो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, ऐसे ही इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ये भी अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आई होप ये केस स्टडी आपको समझ में आई होगी। सिंपल सी केस स्टडी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज़ आप इसमें चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज़ क्या क्या है, और दूसरा आप डिस्क्लोजर ज़रूर देखिए। ऑडिट में डिस्क्लोजर्स पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो के लिए केस स्टडी थी चैप्टर नंबर 5 की। नेक्स्ट वीडियो में आगे और मिलते हैं। थैंक यू।